नमस्कार। आज का विषय है बिजोलिया किसान आंदोलन। मैं डॉक्टर उषा लामरोज, सहायक आचार्य इतिहास। राजस्थान की राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक संरचना सामंती रही। यह संरचना त्रिस्तरीय थी, जिसमें क्रमशः शासक, जागीरदार एवं किसान तीनों ही वर्ग सम्मिलित थे। इनकी आपस में एक दूसरे पर निर्भरता थी और इनके संबंध सौहार्दपूर्ण हुआ करते थे। किंतु 19वीं शताब्दी के अंत में तीनों वर्गों के संबंधों में परिवर्तन आया। शासकों और जागीरदारों के प्रति किसानों के मन में असंतोष की भावना पनपने लगी और इसी भावना ने किसानों को किसान आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया। किसानों में असंतोष पनपने के कारण यह थे कि राजस्थान में ब्रिटिश सत्ता के आधिपत्य की स्थापना के पश्चात यहाँ की परिस्थितियों में परिवर्तन आया और यहाँ के शासक वर्ग में ये धारणा बन चुकी थी कि उनका अस्तित्व पूर्ण रूप से अंग्रेज़ों पर निर्भर है। इसलिए शासकों की निर्भरता जागीरदारों पर एवं जागीरदारों की निर्भरता किसानों पर समाप्त होती चली गई। इस कारण से शासक वर्ग ने किसान पर ध्यान देना बंद कर दिया। जो शासक वर्ग पहले किसानों के प्रति उदार नीति अपनाता था, वे अब निरंकुश और स्वेच्छाचारी हो गया। किसानों से भू राजस्व बहुत अधिक वसूला जाने लगा। भू राजस्व के अतिरिक्त अनेक लागें किसानों से वसूल की जाती थी और बेगारें भी किसानों से करवाई जाती थी। खालसा क्षेत्र की अपेक्षा जागीरी क्षेत्रों में भू राजस्व बहुत अधिक वसूला जाता था और लागें और बेगारें भी जागीरी क्षेत्रों में अधिक थी और यही कारण था कि जागीरी क्षेत्रों में अधिकतर किसान आंदोलन हुए। एक चीज मैं आपको यहाँ ये बता दूं कि राजस्थान के राज्यों में स्वामित्व की दृष्टि से भूमि दो प्रकार की थी, खालसा भूमि और जागीरी भूमि। जो भूमि सीधी शासक के नियंत्रण में होती थी वह खालसा भूमि कहलाती थी और जो भूमि सामंतों के यानी कि जागीरदारों के नियंत्रण में होती थी वह जागीरी कहलाती थी। कृषक असंतोष का एक कारण यह भी था कि अंग्रेजों के प्रभाव के कारण राजस्थान के राज्यों में मौद्रीकरण की व्यवस्था हो गई थी। परंपरागत चाकरी के बदले शासक अपने जागीरदारों से निश्चित धनराशि लेने लगे थे और जिसका बोझ जागीरदारों ने किसानों पर डाल दिया था। जागीरदारों द्वारा किसानों की अत्यंत विलासी जीवन शैली अपनाने के कारण उनको धातु मुद्रा की आवश्यकता होती थी और इसकी पूर्ति भी उन्होंने किसानों पर तरह तरह के नए कर लगाकर की थी। इन सब के फलस्वरूप किसान करों के बोझ से दब गया था। अंग्रेजों की औपनिवेशिक नीति के कारण राजस्थान में कृषि के अतिरिक्त अन्य सभी व्यवसायों को क्षति पहुंची थी और सभी लोग कृषि की ओर आकर्षित होने लगे थे। इस कारण से कृषि श्रमिकों तथा कृषि पर आधारित लोगों की संख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप जागीरदारों के रुख में भी अधिक कठोरता आ गई थी। कृषक असंतोष का एक अन्य कारण यह भी था कि जागीरदार किसानों से माल व उपज के रूप में लगान वसूल किया करता था। कृषि उत्पादित वस्तुओं के भावों में गिरावट व इजाफा दोनों ही स्थितियां किसानों के लिए लाभकारी नहीं थी। एक और कीमत में गिरावट के कारण कृषकों को बचत का मूल्य कम हो जाता था और वहीं कीमत बढ़ने के कारण भी उसे लाभ का भाग नहीं मिल पाता था, क्योंकि जागीरदार लगान अनाज के रूप में लेता था। तो इन सब कारणों के कारण किसानों में असंतोष की भावना पनपी और किसान राजस्थान में किसान आंदोलन करने के लिए प्रेरित हुए और इन्हीं में से एक किसान आंदोलन था बिजोलिया किसान आंदोलन, जिसकी हम चर्चा करेंगे। बिजोलिया किसान आंदोलन राजस्थान का प्रथम व्यापक, संगठित और शक्तिशाली आंदोलन था। यह आंदोलन लंबे समय तक चला और राजस्थान के अन्य किसान आंदोलनों के लिए प्रेरणा स्रोत बना। बिजोलिया, जो वर्तमान में राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है, मेवाड़ राज्य में प्रथम श्रेणी का ठिकाना हुआ करता था और ऊपर माल जागीर में आता था।
इस ठिकाने में कुल 79 गांव थे। बिजोलिया भौगोलिक दृष्टि से पूर्व में कोटा बूंदी से, दक्षिण में ग्वालियर और उत्तर पश्चिम में मेवाड़ राज्य के क्षेत्र से घिरा हुआ था। उसकी यह भौगोलिक स्थिति आंदोलन के लिए अनुकूल थी। आवश्यकता पड़ने पर किसान पड़ोसी राज्यों में पलायन कर सकते थे। यहाँ पर किसानों में अधिकांशतः धाकड़ जाति के लोग थे, जो कि अत्यधिक परिश्रमी और जातीय रूप से संगठित थे। प्रारंभ में जागीरदार और किसानों के संबंध मधुर थे, किंतु 1894 के बाद राव कृष्ण सिंह के काल में स्थिति में परिवर्तन आया, जिसका कारण जागीरदार द्वारा किसानों से मनमाने ढंग से लगान वसूलना, बेगारे करवाना और लागे वसूलना था, और किसानों की कमाई का 87% जागीरदार ले लिया करते थे। किसानों को हमेशा अपनी भूमि से बेदखल का भय बना रहता था। ठिकाने में कोई लिखित निश्चित नियम नहीं था। जागीरदार का आदेश ही कानून था। यहाँ के किसान का जीवन एक गुलाम की तरह हो गया था। बिजोलिया का किसान जागीरदार के शोषण से दुखी और कुंठित था, और इसी कारण वह जागीरदार के विरुद्ध आंदोलन करने के लिए प्रेरित हुआ। बिजोलिया किसान आंदोलन को हम 3 चरणों में बांटकर समझ सकते हैं। प्रथम चरण है जो 1897 से 1915 तक। इस चरण में आंदोलन का नेतृत्व स्थानीय लोगों द्वारा किया गया। दूसरा चरण 1915 से 1923 तक रहा, और इसमें राष्ट्रीय स्तर के योग्य एवं अनुभवी लोगों के द्वारा नेतृत्व किया गया। और तीसरा चरण रहा 1923 से लेकर 1941 तक, और यह आंदोलन का पराभव काल था। बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण 1897 से 1915 तक। 1897 में जागीरदार के शोषण एवं अत्याचार से दुखी होकर किसानों ने न्याय पाने की आशा से नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को अपना प्रतिनिधि बनाकर उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह से मिलने भेजा। तदुपरांत फतेह सिंह ने राजस्व अधिकारी हामिद हुसैन को किसानों की शिकायतों को जांचकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। हामिद हुसैन ने जांचकर किसानों के पक्ष में अपनी रिपोर्ट दी, किंतु राज्य सरकार की ओर से जागीरदार के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई। मेवाड़ राज्य सरकार द्वारा अपनाई गई उदासीनता से बिजोलिया के जागीरदार और अधिक किसान विरोधी नीति अपनाने के लिए प्रोत्साहित हुआ। उसने नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को ऊपरमाल जागीर से निर्वासित कर दिया। कुछ प्रमुख किसानों को पटेल, लंबरदार और अपना अंगरक्षक बनाकर उन्हें अपनी ओर मिला लिया। इस प्रकार राव कृष्ण सिंह ने साम दंड भेद की नीति अपनाकर संगठित किसानों की एकता को तोड़कर उन्हें कमजोर करने की कोशिश की। 1903 में जहां किसान पहले से ही अनेक लागों के बोझ से तबाह हुआ था, वहीं राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया में एक नया कर चौवरी नाम से लगा दिया, जो कि आर्थिक रूप से भार तो था ही, वहीं अपमानजनक भी था, जो कि हर व्यक्ति को अपनी लड़की के विवाह पर 13 रुपए ठिकाने में जमा करवाना पड़ता था, और वर को राव साहब के समक्ष नतमस्तक होकर आशीर्वाद लेना पड़ता था, और उसके बाद ही वर कन्या की विदाई हो पाती थी। इस चौवरी कर के कारण करीब 2 वर्ष तक किसानों ने अपनी लड़कियों का विवाह नहीं किया। 1905 में जब राव कृष्ण सिंह चौवरी कर वापस लेने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो एकजुट होकर किसान बिजोलिया छोड़कर सीमावर्ती पड़ोसी राज्य ग्वालियर पलायन कर गए। इस घटना से राव कृष्ण सिंह को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह किसानों को वापस बिजोलिया लाने के लिए मजबूर हुआ।
और किसानों को कुछ उसने रियायतें देने की भी घोषणा करी, किंतु यह रियायतें घोषणा मात्र ही रह गईं, क्योंकि 1906 में निसंतान ही राव कृष्ण सिंह की मृत्यु हो गई और उसके स्थान पर उनका निकट संबंधी पृथ्वी सिंह बिजोलिया का जागीरदार बना। उसने 1905 में दी गई रियायतों को समाप्त कर दिया और साथ ही नए कर लगा दिए और पुराने करों में भी वृद्धि कर दी। किसानों ने 1913 में पृथ्वी सिंह के व्यवहार से दुखी होकर बिजोलिया जागीर क्षेत्र में खेती करना ही छोड़ दिया और भूमि को उन्होंने पड़त रखा और पास के क्षेत्रों में वो पलायन कर गए और वहां जाकर उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया। इन सब के फलस्वरूप पृथ्वी सिंह ने किसान नेताओं के विरुद्ध दमनकारी नीति अपनाई, उन्हें जेल में डाल दिया, निर्वासित कर दिया गया। पंडित ब्रह्मदेव और फतेह चारण को इतना प्रताड़ित किया गया कि उन्हें बिजोलिया छोड़कर ही जाना पड़ा। 1914 में पृथ्वी सिंह के निधन के बाद उसका पुत्र, जो कि नाबालिग था, इस कारण से जागीरी प्रशासन कोर्ट ऑफ वॉर्स यानी महाराणा के नियंत्रण में चला गया। राज्य सरकार की ओर से अमर सिंह राणावत को बिजोलिया ठिकाने का प्रशासक और डूंगर सिंह भाटी को नायब नियुक्त किया गया। इन प्रशासकों की किसानों के प्रति सहानुभूति थी, किंतु राज्य कर्मचारी किसानों की मांगों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। महकमा खास उदयपुर के द्वारा 24 जून 1914 को कुछ किसानों को रियायतें दी गई, किंतु ठिकाने के कर्मचारी ने इन्हें किसानों तक पहुंचने नहीं दिया और इन रियायतों की कार्यान्विति नहीं हो सकी और इस प्रकार यह आंदोलन का प्रथम चरण असफल रहा। किंतु इतना अवश्य रहा कि इस चरण ने किसानों को अपने अधिकारों के लिए जागृत किया। अब उन्हें एक सबल और योग्य नेतृत्व की आवश्यकता थी और यह नेतृत्व उन्हें विजय सिंह पथिक का प्राप्त हुआ और पथिक के नेतृत्व में बिजोलिया किसान आंदोलन ने एक नया मोड़ लिया और इस प्रकार इस आंदोलन के द्वितीय चरण की शुरुआत हुई और इस दूसरे चरण के बारे में हम अगले व्याख्यान में जानेंगे। धन्यवाद।